नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभीयों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश। आई एम अ लॉयर एंड एन एजुकेटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएनएस। होपफुली इसके पहले के वीडियोस आपने फॉलो किए हैं। तो बीएनएस क्या है, हम लोग इसको क्विकली देखेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। इसमें मैं सेक्शन बाय सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू आइडिया दे दूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे दूंगा कि बीएनएस क्या है। देखिए, इंडिया में अगर कोई भी क्रिमिनल अपराध होता है तो पुराने जमाने में इसके लिए जो लॉ था उसका नाम था इंडियन पीनल कोड। लेकिन ये आईपीसी कानून ब्रिटिशों ने 1860s में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि एक्चुअली आईपीसी 1862 से शुरू हुआ था, बट इन शॉर्ट 2025 आते आते इस लॉ को लगभग 160 इयर्स हुए थे। ठीक है, तो ये पुराना लॉ है, इसमें बहुत सारे नए प्रोविजंस एडेड नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसमें इग्नोर किए गए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि पुराने वाले लॉ को अनइंस्टॉल करेंगे, मतलब उसको रिपील कर देंगे और उसकी जगह पे नया लॉ लाएंगे। तो उन्होंने जो नया क्रिमिनल लॉ लाया है वो है भारतीय न्याय संहिता। अब आप देखना कि यहाँ पे लिखा है 2023, मतलब ये पार्लियामेंट ने जब इसको पास किया 2023 में, लेकिन इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है। तो दिसंबर 2023 में कानून बना, लेकिन उसकी एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है 6 महीने के बाद, 1 जुलाई 2024 से। ऐसा इसके लिए है क्योंकि दिस इज अ लॉ विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप देखना, जस्ट इमेजिन कि भारत में कितने पुलिस स्टेशन है, कितने सेशंस कोर्ट है, कितने क्रिमिनल कोर्ट है, कितने सारे हाई कोर्ट्स है। तो यहाँ पे काम करने वाले जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स है, जो जजेस है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, पुलिस अफसर्स है, इनको इस लॉ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दिया गया है। सो 6 महीने के बाद ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। अब बाय एंड लार्ज भारत में बहुत सारे क्रिमिनल लॉज है। जैसे कि अगर कोई ड्रग्स रिलेटेड मामला है तो उसको हम लोग कहते हैं एनडीपीएस, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। वो भी एक क्रिमिनल लॉ है, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। सिमिलरली, अगर किसी के पास कोई वेपन्स मिलते हैं तो उसके लिए कानून है जिसका नाम है आर्म्स एक्ट, लेकिन वो भी इसकी कंपैरिजन में अलग है। तो प्लीज रिमेंबर कि इंडिया में सिर्फ एक ही क्रिमिनल लॉ है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल क्रिमिनल लॉज है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जिसमें बहुत सारे क्राइम्स को कवर किया गया है, उसका नाम है बीएनएस। तो लॉ की कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो लॉ एंथुजियास्ट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो लेक्चर है ये आपको काम में आने वाला है। ठीक है, अब बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, तो प्लीज रिमेंबर, किसी भी चीज को संहिता क्यों कहा जाता है? इसको संहिता को इंग्लिश में अगर आप सिनोनिम ढूंढेंगे तो उसको कहते हैं कोड। ओके, सो जनरली ऐसे प्रकार का एक यूनिफाइड लॉ जो कि पुराने सभी लॉज को खत्म कर देता है और अपने आप में अलग अलग प्रोविजंस को एक जगह पे इकट्ठा करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोड। ठीक है, जैसे क्राइम्स में इंडिया में क्रिमिनल लॉ जो थे वो रिलीजन के ऊपर आधारित थे। हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, इनके क्रिमिनल लॉज अलग अलग थे। सिमिलरली भारत में मुगल्स, निजाम, राजपूत, पेशवा, मराठास, इनके जो क्रिमिनल इंप्लीमेंटेशन थे लॉज के, वो अलग अलग थे। तो ये सभी अच्छी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना, और जो ऐसी चीजें हैं जो वेस्टेज है या फिर आई वुड से अनरिक्वायर्ड चीजें हैं उसको हटा देना, इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं कन्वर्टिंग अ लॉ इनटू अ कोड। तो कोड एक संहिता या कोड एक ऐसे प्रकार का लॉ है जिसमें पुराने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको एक जगह पे रखा गया है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोड। ठीक है, सो बीएनएस ये जो कानून है ये 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 20 चैप्टर्स में। वन बाय वन मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये चैप्टर्स क्या है, एंड उसके बाद फिर अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप उसको जरूर आपके कमेंट सेक्शंस में रखना, मैं उसका आंसर आपको करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन का, और इसमें शॉर्ट टाइटल दिया गया है, कमेंसमेंट बताई गई है कि ये लॉ कब शुरू होगा, और अलग अलग चीजों का डेफिनेशन दिया है। उदाहरण के तौर पे भारतीय न्याय संहिता का टेक्निकल नाम शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस है। ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये खुद चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक बोल रहा है। ये शुरू कब होगा कमेंसमेंट? तो ये शुरू होगा 1 जुलाई 2024 से, और इसमें तमाम डेफिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि लॉ में डेफिनेशन देना जरूरी क्यों रहता है।
इसके लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर डेफिनेशंस नहीं दिए हैं, तो लॉ का एप्लीकेशन ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोई भी लॉ ये सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो लोग उस लॉ को चला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिनके ऊपर वो चल रहा है, मतलब सर्वसामान्य जनता जैसे आप, मैं, एवरीवन, इन दोनों को पता होना चाहिए कि उस लॉ का मतलब क्या है। इसके लिए डेफिनेशंस आपको जनरली चैप्टर 1 में मिलेंगे, ठीक है? फिर दूसरा जो है, वो डील करता है पनिशमेंट्स के साथ। तो इंडिया में क्रिमिनल पनिशमेंट सिर्फ उतनी ही मुमकिन है, पॉसिबल है, जो क्रिमिनल पनिशमेंट कानून में दी गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बेसिक पनिशमेंट होता है वार्निंग, उसके बाद एक पनिशमेंट हो सकता है कम्युनिटी सर्विस, फिर किसी से फाइन ली जा सकती है। अगर कोई संगीन मामला है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट ये बेसिकली 1 दिन के लिए भी हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ये पूरे आजीवन कारावास के लिए भी हो सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट में फंडामेंटली 3 टाइप्स आते हैं। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दूसरा रिगरस इम्प्रिजनमेंट और तीसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ऐसे अपराध जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ क्रिमिनल घटना घटी है, तो वहां पे कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रोविजन इसमें दिया गया है। लेकिन ऑफिशियली भारत के क्रिमिनल लॉ में सिर्फ इतनी ही पनिशमेंट पॉसिबल है, उसके बियॉन्ड कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो चैप्टर 3 इसके बारे में डील करता है। चैप्टर 4 डील करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में। अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से अपराध करता है तो वो भुगत होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए एनकरेज कर रहा है या इंस्टिगेट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे अबेटमेंट। अगर मल्टीपल लोग साथ में आके कोई बैंक लूट रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और अगर बैंक लूटने की कोशिश की है, वो नाकामयाब हो गई, मतलब क्राइम हुआ नहीं, लेकिन उसका प्रयास किया गया है, उसका अटेम्प्ट किया गया है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन अटेम्प्ट टू द क्राइम। और ये सभी चीजें उसमें पनिशेबल रहेंगी। तो चैप्टर 4 उसके बारे में डील करता है, ठीक है? चैप्टर 5 है some specific offenses against women and children. Okay, so basically crimes like molestation, rape, ये जो ऑफेंसेस है वो स्पेसिफिकली अगेंस्ट वीमेन हो सकते हैं। कुछ ऐसे अपराध जो स्पेसिफिकली अगेंस्ट चिल्ड्रन है, वो इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देखना कि अगर कोई 18 साल के नीचे वाला व्यक्ति है और उसको उसके पेरेंट्स के कंसेंट के सिवाय अगर कोई आदमी उनको अगवा कर लेता है, उसको हम लोग कहेंगे किडनैपिंग। लेकिन अगर 18 साल के ऊपर वाला कोई व्यक्ति है, उसकी कंसेंट के सिवाय, उसकी कंसेंट के खिलाफ जाके अगर उसको कब्जे में रखा जाए, कस्टडी में रखा जाए, तो फिर उसको कहेंगे एबडक्शन। एबडक्शन 18 के ऊपर, किडनैपिंग 18 के नीचे। किडनैपिंग में देखिए किड आता है तो वो 18 के नीचे आता है, ठीक है? तो ऐसी तमाम चीजें आपको दिखेंगी। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई पर्सन है जो किसी को मारने की एक्शन करता है इस तरीके से, और सामने वाला पर्सन मेरे हैंड के बहुत ही लगभग आजू बाजू में है, ताकि अगर मैं जेन्युइनली फोर्स का इस्तेमाल करूं तो उसको लग सकता है, इसको कहेंगे असॉल्ट। अगर असॉल्ट एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए और उसको मैं मारू पीटू, तो उसको कहेंगे बैटरी। अगर उसमें उसको थोड़ी सी चोट पहुंचती है तो उसको कहेंगे सिंपल हर्ट। लेकिन अगर उसमें उसकी हाथों की हड्डी टूट जाती है, खून बहता है, उसको कहेंगे ग्रीवियस हर्ट। अगर उसमें उसकी डेथ होती है, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था मारने का, मैंने ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जिसमें डेथ नहीं हो सकती थी बट कुछ कंडीशंस की वजह से हुई, उसको कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन अगर मैंने पूरे इंटेंशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ अगर उसको मारा है ताकि उसकी जान जाए, तो उसको कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब असॉल्ट से लेके मर्डर तक जो अलग अलग क्राइम्स है, उसकी पनिशमेंट भी धीरे 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 इंक्रीमेंटल होते जाएगी। तो ये सब तमाम जो कहानी है वो चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है? मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि जनता का विश्वास चुनाव में जीती है, चुनाव में जीता है उन्होंने, और ऐसी जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ अगर आप किसी को उकसा रहे हो, या गवर्नमेंट के जो स्टैम्प्स है उसको चोरी कर रहे हो, या फिर आई वुड से कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी को गलत तरीके से चैलेंज कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट आते हैं। जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, वो भी इसी में आता है, ठीक है? देन चैप्टर 8 डील करता है ऑफेंसेस विच डील्स विद आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। जैसे कुछ दिनों पहले
इंडिया में ऐसा सिचुएशन था, मतलब एक महिला थी ज्योति मल्होत्रा, तो इन्होंने सिनारियो ऐसा किया था कि इनका नाम ज्योति करके था, एग्जैक्टली मेरे को सरनेम याद नहीं है, लेकिन इनको पकड़ा गया था हरियाणा से। और इनकी तरफ से सिचुएशन ऐसी थी कि इन्होंने आर्मी के कुछ फोटोग्राफ्स निकाले थे और वो पाकिस्तान को भेजे थे, ठीक है। तो ऑफेंसेस व्हिच डील्स विद आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ये चैप्टर 8 में आते हैं और ये तमाम चीजें इसमें कवर की गई है। फिर चैप्टर 9 में आता है ऑफेंसेस व्हिच डील्स विद इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए गलत टूल्स का इस्तेमाल करना, लोगों को पैसे बांटना या फिर गलत प्रावधानों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करना, इसको चैप्टर 9 में कवर किया गया है। देन वी हैव चैप्टर 10 which deals with offenses related to coins, currency, banking and government stamps। जैसे आप आपने खुद की करेंसी प्रिंट करना शुरू किया और वो जो करेंसी है वो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रही है, तो फिर वो ऑफेंस बन जाता है अंडर चैप्टर 10। अगर कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट की जो मतलब बैंक नोट्स होते हैं जो आरबीआई छापती है, उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक वेब सीरीज आई थी फर्जी नाम की, आई गेस किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है वो, आप उसको देख लेना, आई गेस इट इज ऑन नेटफ्लिक्स। सो उसमें आप देखना कि करेंसी को इमिटेट करने की कोशिश की गई है। इन रियल लाइफ ये अपराध है, कॉइन्स को या करेंसी को आप अगर बनाते हैं या इमिटेट करते हैं, इट इज पनिशेबल अंडर चैप्टर 10, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं चैप्टर 11 पे, चैप्टर 11 पे। दीज आर दी ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब सार्वजनिक शांतता जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कही जाती है और इसके अंतर्गत ये ऑफेंस माना जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर 11 विच डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। फाइनली चैप्टर 12 है ऑफेंसेस बाय एंड रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स। जैसे उनका जो पब्लिक सर्वेंट्स की जो ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को करने से उनको रोकना, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जो चैप्टर 12 में दिया गया है। चैप्टर 13 में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल पब्लिक अथॉरिटी एंड पब्लिक सर्वेंट्स, उनका किसी भी तरीके से डिसऑनर करना या फिर उनको अपने कामों से रोकना, इस तरीके का प्रयोग करना कि जनता का उनके ऊपर से विश्वास उड़ जाए, ये चैप्टर 8 में, आई एम सॉरी, चैप्टर 13 में पनिशेबल ऑफेंस है। देन चैप्टर 14 डील्स विद ऑफेंसेस ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अगर ओथ पे आप गलत तरीके का टेस्टिमनी देते हैं या फिर आप गलत स्टेटमेंट्स देते हो, कोर्ट को मिसगाइड करते हो, मिसलीड करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी ऑफेंस एज पर चैप्टर 14। चैप्टर 15 डील करता है ऑफेंसेस विच अफेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरालिटी। सो बेसिकली ऐसा कोई भी काम जिससे पब्लिक हेल्थ खराब होने वाली है या फिर कन्वीनियंस पब्लिक के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, मतलब उनका कन्वीनियंस को आप बाधा पहुंचा रहे हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप आपकी गाड़ी को बीच रास्ते पे लगाए हुए रील्स बना रहे हो, ओके, तो इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी एन ऑफेंस एज पर चैप्टर 15। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 16 पे जाते हैं। चैप्टर 16 डील करता है ऑफेंसेस विच डील्स विद ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट सम रिलीजन। जैसे ऐसे तरीके का स्टेटमेंट या फिर कोई व्हाट्सएप का स्टेटस जो कि किसी स्पेसिफिक धर्म के लोगों को ऑफेंड करेगा, किसी लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाएगा, ये आपको पनिशमेंट अट्रैक्ट करेगा चैप्टर 16 के अंतर्गत। चैप्टर 17 डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, डैमेज टू द प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रॉपर्टीज के खिलाफ का जो ऑफेंस है वो चैप्टर 17 में दिया गया है। जितना बड़ा ऑफेंस उतनी बड़ी पनिशमेंट। चैप्टर 18 डील करता है ऑफेंसेस विच डील्स विद डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स को झूठी तरीके से फर्जी बनाना, प्रॉपर्टी के पेपर जो है उसको फर्जी बनाना, गवर्नमेंट के स्टैम्प्स का इस्तेमाल करना, तो तमाम तरीके की जो फ्रॉड है, जो फॉर्जरी है, वो चैप्टर 18 के अंतर्गत कवर की गई है। चैप्टर 19 जो है वो है ऑफेंसेस विच डील्स विद क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोयंस एंड डिफेमेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें एक्चुअली कोई चोट पहुंची नहीं है, ये माइनर ऑफेंसेस है, लेकिन इसमें चोट पहुंच सकती है। जैसे जानबूझ के किसी को इंसल्ट करना ताकि वो जो व्यक्ति है वो उत्तेजित होकर कोई क्राइम करे, या फिर किसी को क्रिमिनली धमकाना, जैसे फोन के ऊपर आपने किसी को थ्रेट किया है, इसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और डिफेमेशन, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन को बाधा पहुंचती है, तो ये तमाम चीजें पनिशेबल है अंडर चैप्टर 19। तो इतने सारे क्राइम्स इसमें दिए गए हैं। एंड फाइनल चैप्टर जो डील करता है
रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। अब ये इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। देखिए, भारत में ऐसे भी तमाम आपराधिक मामले हैं जो 2023 के पहले शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइनल निकाल नहीं निकला है, मतलब कंक्लूजन नहीं निकला है। तो उस मामलों में अभी भी इंडियन पीनल कोड जो है वो अभी भी कंटिन्यू करेगा, आईपीसी जो है वो अभी भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सेविंग्स। लेकिन ऐसे अपराध जो 1 जुलाई 2024 के बाद हुए हैं, वहां पे पुराना जो लॉ है वो रिपील हो गया है और नया जो लॉ है बीएनएस वो एक्टिवेट हो गया है। मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद पुराना लॉ खत्म, नया लॉ शुरू, और 1 जुलाई 2024 के पहले पुराना जो लॉ है वही चलते रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे रिपील्स एंड सेविंग्स। तो दिस इज द एंटायर बीएनएस फॉर यू। आप वीडियो को एक बार पॉज करके उसको चाहिए तो रिवाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।